नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक है पॉलिटिकल की। ठीक है ना। शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। और ऑथेंटिक बुक ही होने के कारण परीक्षा में अपना कॉपी बैठे से रखती है, क्योंकि यहाँ से कैसे भी किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हर फैक्ट, हर तथ्य, हर एक लाइन को अच्छी तरह समझते हुए याद करते चलें। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ठीक है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। परिचय। पिछले 2 वर्षों में आपने जितना कुछ सीखा है उसको आधार मानकर यह अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। जैसे हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। इस अध्याय में इन सवालों के जवाब नहीं है, यह उन तरीकों के बारे में सिर्फ कुछ संकेत और इशारे भर करता है जिससे हम इन चुनौतियों और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौतियों पर जीत पाने का अपना रास्ता ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने का निमंत्रण भी देता है। ठीक है। चिंतन चुनौतियों का। चिंतन चुनौतियों का। क्या आपको कक्षा 9 की अपनी राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय याद है? उसमें हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ। उसके बाद की पढ़ाई ने हमारी इस शुरुआती राय को पुष्टि किया है कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र का शासन एक प्रमुख रूप है। इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और न ही कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ अन्य चीज़ें भी दिखाई दी। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। हाँ, सही बात है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं है। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौतियाँ कहते हैं। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियाँ होती है। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियाँ हैं। इन देशों में अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियाँ होती है। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियाँ होती है। दुनिया में 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियाँ हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। एक संप्रभु तथा कारगर। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है।
अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। ठीक है ना, चिंतन चुनौतियों का। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ये चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है। दोबारा देख लें। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक, क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये बताइए निम्नलिखित में से लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कै खे के कहने, यहाँ पर अवैध है, कौन सा है चारों में से? यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर CD है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थानों में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है। कम ही चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए, कम ही चीज़ें, सही है। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यही चुनौती है। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है ही। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें, लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती है। ये भी बात सही है, अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती है। इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है। संक्षेप में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की ज़रूरत होती है। ये बात तो सही है भाई, अमीर और प्रभावशाली लोगों का प्रभाव रहता है लोकतंत्र पर। 9वीं कक्षा की और अपनी इस पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने अनेक उदाहरण कहानियों की मदद से इन चुनौतियों पर गौर किया है। आइए लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर लौटें, यादों को ताज़ा करें और देखें कि इन पड़ावों लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। अच्छा, तो अब आपसे विदा लेने का वक्त है। आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। आपसे फिर मिलेंगे 11वीं में। आप राजनीति विज्ञान को चुन रहे हैं ना? लास्ट पार्ट है इस वजह से ये मायूस है, ये खुश है। अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ। इनमें से प्रत्येक कार्टून लोकतंत्र की एक चुनौती को दिखाता है। बताइए वह चुनौती क्या है। यह भी बताएं कि इस अध्याय में चुनौतियों की जो 3 श्रेणियाँ बताई गई है, यह उनमें से किस श्रेणी की चुनौती है। मुबारक, फिर चुने गए पैट्रिक के पेट के कार्टून्स। क्या हम इन डब्बों को खोलें? MU बैंक 2005।
लोकतंत्र पर नज़र। तुम्हें यहाँ लोकतंत्र नज़र आ रहा है क्या? तुम्हें यहाँ लोकतंत्र नज़र आ रहा है क्या? तुम्हें यहाँ लोकतंत्र नज़र आ रहा है क्या? ARES, एस के कैगल कार्टूस। यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, यहाँ राजतंत्र है। राजतंत्र नहीं, तानाशाह है। बंदूक तानाशाहों की होती है। उदारवादी लैंगिक समानता। लिबरल पार्टी की मांग है लैंगिक समानता और बराबर की भागीदारी। लिबरल पार्टी की मांग है लैंगिक समानता और बराबर की भागीदारी। अपने पार्टी के नेताओं के चयन में यह लागू नहीं होता। ठीक है। चुनाव अभियान का पैसा। चुनाव अभियान का पैसा। वोट हाउस। बता रहे हैं कि पैसे पे जाती है वोट हाउस की चिट्ठी। उदाहरण और संदर्भ। इस मामले में लोकतंत्र की चुनौतियों का आपका विवरण। इस मामले में लोकतंत्र की चुनौती का आपका विवरण। मैक्सिको। PRI की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव। पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की। मैक्सिको। PRI की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव। पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की। विवरण देना है इसमें अपन को, खालिस्तान है ना ये इसमें। PRI की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव। पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की। एक तो ये है। चीन में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। चीन में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। पाकिस्तान। जनरल मुशर्रफ जनमत संग्रह कराते थे, मतदान सूची में गड़बड़ी के आरोप लगते थे। इराक। नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा। इराक। दक्षिण अफ्रीका। मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास। उनके उत्तराधिकारियों पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव। अमेरिका। गुआंतानामो बे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून कलंक बताते थे। अमेरिका का उनकी बातें मानने से इनकार। गुआंतानामो बे महासचिव। सऊदी अरब। महिलाओं को सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं। यूगोस्लाविया। कोसोवो प्रांत में सर्बे और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव। यूगोस्लाविया बिखर गया। उदाहरण और संदर्भ। इस मामले में लोकतंत्र की चुनौतियों का आपका विवरण। बेल्जियम। संवैधानिक सुधारों का एक दौर चला लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट। उनकी अधिक स्वतंत्रता की मांग। श्रीलंका। 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ। विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू। श्रीलंका। 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ। विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू। श्रीलंका 2009 में। अमेरिका। नागरिक अधिकार। अश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर स्थिति में हैं। उत्तरी आयरलैंड की क्या समस्या है? गृह युद्ध की समाप्ति पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव। गृह युद्ध की समाप्ति पर कैथोलिक
और प्रोटेस्ट, लोगों के पारस्परिक विश्वास का अभाव। उत्तरी आयरलैंड। नेपाल में क्या समस्या है? राजतंत्र को खत्म किया, संविधान सभा ने नए संविधान को अपनाया। बोलीविया। जल संघर्ष के समर्थक मोरालेजे प्रधानमंत्री बने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धमकी दी कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे। बोलीविया। अलग अलग तरह की चुनौतियाँ। अब जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है, तो आइए इन्हें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें। नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खानों में रखा गया है। पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों में आपने कुछ चुनौतियां लक्ष्य की थी। कुछ कार्टूनों में भी आपने उन्हें देखा। आप चाहे तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल का ध्यान रखते हुए इन चुनौतियों को लिख सकते हैं। इनके अलावा भारत से भी इन खानों में दिए जाने वाले एक एक उदाहरण दर्ज करें। अगर आपको कोई चुनौती इन खानों में फिट बैठती नहीं लगती, तो आप नई श्रेणी बनाकर उनमें इन मुद्दों को रख सकते हैं। अलग अलग तरह की चुनौतियाँ। अब जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है, तो आइए इन्हें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें। नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खानों में रखा गया है। पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों में आपने कुछ चुनौतियां लक्ष्य की थी। कुछ कार्टूनों में भी आपने इन्हें देखा। आप चाहे तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल का ध्यान रखते हुए इन चुनौतियों को लिख सकते हैं। इनके अलावा भारत से भी इन खानों में दिए जाने वाले एक उदाहरण दर्ज करें। अगर आपको कोई चुनौती इन खानों में फिट बैठती नहीं लगती, तो आप नई श्रेणी बनाकर उनमें इन मुद्दों को रख सकते हैं। संवैधानिक बनावट, लोकतांत्रिक अधिकार, संस्थाओं का कामकाज, चुनाव, संघवाद और विकेंद्रीकरण, विविधता को समेटना, राजनीतिक संगठन, कोई अन्य श्रेणी। आइए इन श्रेणियों को नया वर्गीकरण करें। इस बार इसके लिए हम उन मानकों का आधार बनाएंगे जिनकी चर्चा अध्याय के पहले हिस्से में हुई है। इन सभी श्रेणियों के लिए कम से कम एक उदाहरण भारत से भी खोजें। आधार तैयार करने की चुनौतियाँ, विस्तार की चुनौतियाँ, लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती। आइए अब सिर्फ भारत के बारे में विचार करें। समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों पर गौर करें। इनमें से उन 5 की सूची बनाएं जिन पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सूची प्राथमिकता को भी बताने वाली होनी चाहिए, यानी आप जिस चुनौती की सबसे महत्वपूर्ण और भारी मानते हैं उसे सबसे ऊपर रखें, शेष को इसी क्रम से बाद में। ऐसी चुनौतियों के उदाहरण दें और बताएं कि आपकी प्राथमिकता में उसे कोई खास जगह क्यों दी गई है। शेष को इसी क्रम से बाद में। ऐसी चुनौतियों के उदाहरण दें और बताएं कि आपकी प्राथमिकता में उसे कोई खास जगह क्यों दी गई है। प्राथमिकता, लोकतंत्र की चुनौती। उदाहरण, प्राथमिकता का कारण। प्राथमिकता, लोकतंत्र की चुनौती। उदाहरण, प्राथमिकता का कारण। राजनीतिक सुधारों पर विचार। इनमें प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हुई है। जैसा कि पहले कहा गया है, हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या अराजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। यहाँ हम वांछित राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती। अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं हैं, तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। वह कहाँ से ख़राब हुई है, उस जगह क्या उपकरण लगे हैं, इसका मॉडल क्या है, ये सब जानकर ही उसकी मरम्मत का तरीका सोचा जा सकता है। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की न हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं।
फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। सूची बनाने की जगह आप कुछ व्यापक दिशा निर्देशों पर विचार करें जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने जहन में रखा जा सकता है। दिशा निर्देशों पर विचार करें जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने जहन में रखा जा सकता है। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीज़ें खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है, ठीक है। नए कानून सारी अवांछित चीज़ें खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है, ठीक है ना। फिर वो जो भाई साहब ये तानाशाही का सिस्टम हो जाएगा। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विविध संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। ये तो क्रिकेट के नियमों की तरह है। LBW के नियम में बदलाव से बल्लेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दावपेच को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों के बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, क्रिकेट प्रशासकों को करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीति सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुए, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा नहीं थी। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुए, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा न थी। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आयद करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीति दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए, ठीक। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था, ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि उन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो। पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना। अब मीडिया तो नहीं रहा भाई, मीडिया तो बिक गया है। अब पहले वाला मीडिया ही नहीं रहा जो निष्पक्ष और निर्भीक होकर जो बात है जनता के हित में वो बता सकें। आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधारों के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव
बनाते हैं। यहाँ कुछ चुनौतियाँ दी गई है, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की ज़रूरत है। इन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखें और कारण बताते हुए अपनी पसंद के समाधान को बताएं। यह बात याद रखें कि यहाँ बताए गए विकल्प सीधे सीधे सही या गलत करार नहीं दिए जा सकते। आप कई विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं या ऐसा समाधान भी बता सकते हैं जिसकी यहाँ कोई चर्चा ही नहीं हुई। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से दें और अपनी पसंद के लिए तर्क भी बताएं। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से दें और अपनी पसंद के लिए तर्क भी बताएं। डॉक्टरों की अनुपस्थिति, राजनीतिक दलों का चंदा। डॉक्टरों की अनुपस्थिति। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया, पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित थे। वे शहरों में रहते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर घुमाते हैं। गांव वालों को साधारण लोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना होता है और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी पड़ती है। ये गलत है। सुधार प्रयास। सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। ये अगर काम किया जाए ना, ये सेवा समाप्त, तो भाई साहब सरकारी जो भी चीज़ है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, ठीक है ना, चाहे वो रोडवेज हो, कुछ भी हो, सब चीज़ सुधर जाएगी अगर ये नौकरी का डर हो तो। लेकिन क्या है कि नौकरी वोकरी का कोई डर नहीं है, तो कोई पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, बस ऐसे ही चल रहा है। जैसे ड्राइवरों का सिस्टम होता है ना कि भाई उन्हें अगर रेड जोन पर गाड़ी निकाल दी तो चल भाई, तुरंत 4C60 आएगी और बैठा देंगे नौकरी से, चल भाई। और जो प्रोमोशन हुए सब वहाँ से दोबारा से शुरू, ठीक है ना। और अगर भाई सेवा समाप्त नहीं की जाए तो जैसे कि कोई अगर मिलता है तो उसको जो प्रोमोशन एग्रीमेंट वगैरह सब हुए ना, उनको वो दोबारा से चालू कर दो, जो है उतने 4 सीट संभालो। 4 सीट का सिस्टम होना चाहिए। डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा करना चाहिए। सही है। ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए ग्राम पंचायत को। नहीं भाई, ये तो नहीं है, यहाँ पर तो धांधली भी हो सकती है, क्योंकि दोनों आपस में मिल सकते हैं। इस रिपोर्ट की पंचायत में रखा जाना चाहिए। जनता है ना गांव की, उनसे पूछना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 100 लोगों से पूछा तो 100 लोगों में से कितने ने जवाब दिया। यहाँ पर 50 से पूछ लिया तो पर उसके अनुसार से डिसाइड करो। यहाँ पर कैमरे लगा दो, हाँ, कि ये ले कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इस जैसी समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है, जिससे प्रशासन कुछ साल से चल सके। राजनीतिक दलों का चंदा। लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा है कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या उनका समर्थन रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यवसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर है। आशंका इस बात की है कि राजनीति में पैसों की बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और अपने लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज़ पे उठा पाते हैं उससे भी वंचित हो जाएंगे। सुधार के प्रस्ताव। प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरों से करवाया जाना चाहिए। ये सही है। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे चंदों पर आयकर में छूट मिलनी चाहिए। कोई और समस्या जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं? चुनौती, सुधार के प्रस्ताव। राजनीति को सुधारना। रोज ने आखिरकार मैडम लिंगदोय को कहाँ से चालू करें इसको? रोज ने आखिरकार मैडम लिंगदोय को अपनी कक्षा के सामने पकड़ ही लिया। यह योजना वह कुछ समय से बना रही थी। मुझे सचमुच कन्नड़ वाला वह कार्टून बहुत अच्छा लगा।
रोज़ ने बातचीत शुरू करने के लिए यह प्रकरण छेड़ा। कौन सा? मैडम लिखदेव को एक बार की यह वह कार्टून याद नहीं आया। मैम, वह कार्टून जिसमें कहा गया कि कनाडा के 58% लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंकना चाहते हैं। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे। हम तो और बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी की जरूरत होगी। लिंगदेव मैडम रोज की बात सुनकर मुस्कुराई। अधिकतर भारतीयों की तरह वह भी नेताओं के व्यवहार तथा दल और देश का शासन चलाने के उनके तौर तरीकों से नाराज थी, पर वे चाहती थी कि रोज इस समस्या की जटिलता को समझे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाएगी? हाँ मैम। क्या ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? मेरा मतलब है भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक अपराध, हर गड़बड़ के लिए। भाई बात तो सही है, कोई दूसरा आएगा तो फिर वो यही करेगा। लिंगदेव मैडम, तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्ति पाने की ज़रूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो लोग आएंगे वे ऐसे नहीं होंगे? रोज, हाँ, मैंने इस पर तो सोचा ही नहीं था, लेकिन संभव है वे इनकी तरह न हो। संभव है आगे बेहतर चरित्र वाले नेता आए। लिंगदेव मैडम, और चेमना में इनका बोल लेना चाहिए। जब देख, नेता सब सुधर जाएंगे। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। अगर लोग ज़्यादा चौकस रहे और दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और ख़राब नेताओं को हटाएं तथा अच्छे लोगों का चुनाव करें तो स्थिति बदल सकती है। फिर यह भी हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट न हो। आप ऐसा कैसे कह सकती है मैम? बीच में ही रोज ने कहा। लिंगदेव मैडम, मैं ये नहीं कहती कि राजनेता भ्रष्ट नहीं है। संभव है कि जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में वे बड़े लोग होते होंगे जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मुझे भी उन्हीं नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिन नेताओं को मैं जानती हूँ वे मेरे अपने साथियों या सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों अथवा मेरी जानकारी के मध्यवर्गीय पेशेवर लोगों से ज़्यादा भ्रष्ट हो। मध्यवर्गीय पेशेवर लोगों से ज़्यादा भ्रष्ट हो? अच्छा, सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों अथवा मेरी जानकारी के मध्यवर्गीय पेशेवर लोगों से ज़्यादा भ्रष्ट हो। राजनेताओं को भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है और हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। उनमें से कुछ भ्रष्ट है तो कुछ ईमानदार भी। ये बात तो सही है। रोज ने हार नहीं मानी। मैम, मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार और जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों पर रोक होनी चाहिए। लिंगदेव मैडम, रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते। एक बात तो यही कि राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी है ही नहीं। यही यही लेकिन नेता उनको दरकिरार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। तब तक लोग और नेता जाति धर्म की सीमा से ऊपर नहीं उठेंगे। तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। बात तो सही है भैया, कुछ रहा थोड़ी है। ये सुखा दिया नेता को, देखिए धूप में। अलग अलग तरह की चुनौतियाँ। इस मामले में लोकतंत्र की चुनौती का आपका विवरण। चिंतन चुनौतियों का। ठीक। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। अब है लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। पिछले साल हमने लोकतंत्र की इस यात्रा की शुरुआत उसकी न्यूनतम परिभाषा के साथ की थी। क्या आपको वह परिभाषा याद है? पिछले साल की आपकी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 में दी गई परिभाषा कुछ इस प्रकार थी। लोकतंत्र शासन वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासनों का चुनाव खुद करते हैं। इसके बाद हमने अनेक मामलों पर गौर किया और परिभाषा में कुछ और चीज़ें जोड़ी।
लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लें। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी की बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए। विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। ठीक है, शायद आपको निराशा हुई हो कि इस परिभाषा में उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं नहीं है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी, पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी। इससे हमारे लिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर करना आसान हो गया। आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीतिक विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उस परिभाषा से काफ़ी आगे आ गए हैं। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं हैं। हमने कुछ ऐसे सामाजिक आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं हैं। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता। बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक आवाज़ों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई। हमने चर्चा भी की कि भेदभाव को समाप्त करना ही लोकतंत्र शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम है। आखिर में हमने ये भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। ये बात सही है भाई, कि भाई जैसे कि 5 साल है तो 5 साल को उनको आंकड़ा दे दे कि भाई आपको ये करना है कि 5 साल में 5 लाख लोगों को रोज़गार और काम, इतने इतनों को पेंशन, इतने इतनों को ये, स्वास्थ्य में ये, कृषि के लिए ये करना है। अब ये कैसे करेंगे ये हमको पता नहीं है, ये लेकिन ये होना चाहिए 5 साल में, रोड, अस्पताल वगैरह सब। आखिर में उन्होंने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। ऐसा करने में हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए जो पिछले वर्ष दी गई थी। किसी भी देश को लोकतंत्र कहलाने के लिए जिन न्यूनतम चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की। इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित शर्तों की चर्चा की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा दिया। एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए उसमें किस विशेषता का होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है, भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होना चाहिए, काम तुरंत पर होने चाहिए, सरकारी चीज़ें निजीकरण नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें सरकारी हो, सबको न्याय, स्वास्थ्य, आवास, भोजन सब चीज़ टाइम पर से मिलनी चाहिए, वो होती है। और अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो इसमें क्या चीज़ निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, ये फैसले आप कीजिए। पढ़ना दो व्यक्तियों के बीच की बात। अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए यह रही आपकी लिखने की जगह, अपना नाम लिखें कि अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा अधिकतम 50 शब्दों में। अधिकतम 50 शब्दों में। अब इससे क्या है कि ये अपन से पूछ रहा है तो इससे बच्चे का दिमाग खुलेगा, उसके विचार आएंगे। आई बात समझ में कि उसने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, उसकी क्या सोच है, और वो
सब चीज़ें याद रखेगा, भूलेगा नहीं, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व है। आई बात समझ में? वो खुद दे रहा है परिभाषा। विशेषताएं सिर्फ बिंदुवार लिखें, जितने बिंदु आप बताना चाहें उतने बता सकते हैं, इससे कम से कम बिंदुओं पर निपटाने का प्रयास करें। आपको यह अभ्यास कैसा लगा? क्या आपको इसमें आनंद आया? क्या यह बहुत मुश्किल था? नहीं। क्या कुछ परेशानी हुई? नहीं। क्या डर भी लगा? नहीं। क्या आपको लगता है कि इस पाठ्य पुस्तक ने इस महत्वपूर्ण अभ्यास में आपकी मदद नहीं की या नहीं की? क्या आपको डर है कि आपकी परिभाषा गलत भी हो सकती है? नहीं नहीं, गलत नहीं है, मिलती जुलती होगी भाई, करेक्टली नहीं तो मिलती जुलती तो होगी ना। जो लोकतंत्र के बारे में आपकी पढ़ाई का यह रहा आखिरी सबक। अच्छे लोकतंत्र की कोई बनी बनाई परिभाषा नहीं है। अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा उसे हम सोचते हैं और जिसे बनाने की आकांक्षा रखते हैं। जैसा उसे हम सोचते हैं और जिसे बनाने की आकांक्षा रखते हैं। यह बात कुछ अजीब लग सकती है, फिर भी इस बात पर गौर करें, क्या यही लोकतंत्र है कि कोई डंडे के जोर पर बताए कि अच्छा लोकतंत्र क्या है? डंडे के जोर पर नहीं। ठीक। ये पार्ट था भाई। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।